यह अनाथ लड़का इतना बदकिस्मत था कि किसी ने उसका नाम तक नहीं रखा। लेकिन जल्दी ही उसकी मुलाकात एक डार्क नाइट से होती है जिसने उसको डीमन प्रिंस बनने के लिए बड़ा किया और आखिर में वह राजा भी बन गया। बहुत पहले दुनिया दो हिस्से में बढ़ गई थी। एक थी आसमान में जहाँ रोशनी का राज्य था जिसे एक शाही सफेद बिल्ली चला रही थी। यह बिल्ली एक काली बिल्ली के प्यार में पागल हो गई थी जो नीचे जमीन पर डार्कनेस के राज्य में रहती थी और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है, हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका पूरे एनीमे में नाम ही पता नहीं चलता है कि उसका नाम क्या है, वो अपने झोपड़े से बाहर निकलता है और गांव के एक एल्डर से मिलने जाता है शिकार के लिए, ताकि वह वापस आके वो गांव वालों के लिए कुछ खाना ला सके। एक एल्डर एक्साइटेड हो जाता है कि लंबे समय के बाद उसे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन लड़का अंदर ही अंदर वो सपना देखता है आसमान के ऊपर वाले उस दूसरे राज्य में जीने का, जहां सभी लोग बिना किसी टेंशन में जीते हैं। नीचे वाले किंगडम के लोग गरीबी और अत्याचार में जी रहे होते हैं। अचानक एक आदमी जो शिकार करने गया था वो भागते हुए आता है और चिल्लाता है कि खतरनाक मॉन्स्टर्स आ रहे हैं उन्हें मारने के लिए। पर जब तक कोई इस बात को समझ पाता तब वह मॉन्स्टर्स गेट तोड़कर अंदर घुस आते हैं और उन बेचारे लोगों पर हमला कर देते हैं। गांव में अफरा तफरी मच जाती है और हथियार के तौर पर जल्दी से जल्दी कुछ भी उठा लेते हैं जो उनके हाथ लगता है। गांव की एक औरत उस छोटे लड़के को बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी देती है और कहती है कि सब बच्चों को गांव के बाहर एक गुफा तक लेके जाए। गांव पर मॉन्स्टर्स का भयानक हमला होता है और वो लड़का बच्चों को लेकर जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में एक बच्चा पत्थर से जाकर टकरा जाता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तभी एक बड़ा सा डेलोन नाम का मॉन्स्टर आता है और उस मौके का पूरा फायदा उठाकर उन बच्चों को निशाना बनाता है। पर तभी वो लड़का फुल एक्शन मोड में आ जाता है और अपना छोटा सा ड्रैगन निकाल के उस डेलोन नाम मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर का स्किन इतना सख्त होता है कि उसका ड्रैगन कुछ काम ही नहीं कर पाता। वो बड़ा डेलोन नाम का मॉन्स्टर कई सारे बच्चों को मार डालता है और लड़के के पास सिर्फ दो ही भाई बहन बचे रहते हैं। ये समझकर कि ये बिस्ट काफी पावरफुल है, वो तीनों भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वह मॉन्स्टर्स बिल्कुल उनके पीछे होता है तब वो फाइनल डिसाइड करता है कि वो अपनी जान कुर्बान करेगा। वो लड़के से कहता है कि उसकी बहन का ख्याल रखे और उसकी लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाए। आखिरकार वो लड़का एक गुफा तक पहुंच जाता है उस छोटी सी लड़की के साथ, लेकिन अंत में डेलोन मॉन्स्टर की जहर की वजह से वो लड़की भी मर जाती है और इस हादसे में हमारा लड़का बिल्कुल टूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के समय वह उस लड़की को उठाकर गांव वापस लौटता है, लेकिन हर जगह खामोशी छाई होती है। जहाँ तक उसकी नजर जाती है सिर्फ उन्हीं लोगों की लाशें दिखाई देती है जिन्हें कभी वह जानता था। वहाँ एक भी जिंदा इंसान नहीं बचता। बिल्कुल निराशा में वो एक औजार उठाता है और अपने गांव के लोगों के लिए अकेला एक बड़ा सा कबर खोदने लगता है। दिन बीतने लगते हैं जब तक कोई एक दिन एक रहस्यमय सिपाही उस गांव के पास से गुजरता है और उस लड़के को देखता है जो जमीन खोद रहा था। वो सिपाही अपना नाम स्कल से बताता है और लड़के को खाने के लिए रोटी भी देता है। वो उससे कहता है कि अगर वो ऐसे ही जमीन खोदता रहा तो बिना किसी मतलब के मर जाएगा। स्कल्स उसके पास बैठता है और उसका नाम पूछता है। लड़का कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है और उसे जैसे गांव के लोग उसे बुलाते हैं तुम भी वैसे बुला सकते हो। स्कल्स को जिस भी नाम से उसे बुलाना था वो उसे बुला सकता है। लड़का स्कल्स से पूछता है कि किंग ऑफ डार्कनेस ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स को खुला क्यों जीने देते हैं। तो स्कल्स जवाब देता है, देखो बच्चे, किंग के अपने मामले होते हैं और उससे लोगों की छोटी खुशी जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़का फिर से खुदाई शुरू करता है और इस कलसे से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि उसके लिए कोई मामूली चीज हो सकता है, लेकिन हमारे कैरेक्टर के लिए ये एक जिम्मेदारी है जो उसे करना ही पड़ेगा ताकि गांव के लोगों को शांति मिल सके। वो कहता है जमीन और आसमान के चक्कर में पड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आखिर में सब जब एक ही गड्ढे में होते हैं तो एक जैसा ही महसूस करते हैं। अचानक स्कल से अपनी तलवार उस लड़के की तरफ फेंकता है और कहता है, बच्चे, ये इस खुदाई से ज्यादा अच्छा रास्ता है। अपना कैरेक्टर उस तलवार को उठाता है और बिना कुछ सोचे उसे निकाल लेता है। वो स्कल्स के सामने तलवार चलाता है, लेकिन स्कल्स से अपने एक्सपीरियंस की वजह से आसानी से उस अटैक को रोक देता है। लड़ते हुए स्कल्स बताता है
कि एक वक्त था जब वो खुद किंग ऑफ डार्कनेस बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे चुना नहीं गया। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को यह अधिकार है कि वो जिंदगी या मौत दे सके, और वही है किंग ऑफ डार्कनेस। उनके बीच की लड़ाई के दौरान स्कल्स लड़के को समझाता है कि अगर वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है और अपने देश को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे खुद किंग ऑफ डार्कनेस बनना पड़ेगा। वो उसे इस कड़वी सच का सामना करवाता है कि किसी दूसरे की मदद उसकी तकदीर नहीं बदलेगी, उसे खुद ही यह करना होगा। अपना कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि वह किंग बनेगा और इसके लिए उसे जो भी करना पड़े वह करेगा। वह स्कल्स पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है और कहीं न कहीं स्कल्स की तलवार को अपने से दूर करने में सफल होता है। स्कल्स हंसी में गिर पड़ता है, जो लड़के को थोड़ा कंफ्यूज करता है। वो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सफर के अंत में ऐसा एक चमत्कार देखने को मिलेगा। और कुछ ही पलों के बाद स्कल्स जमीन पर गिर जाता है। अपना कैरेक्टर अपने नए मास्टर की चिंता करता है, जो बताता है कि उसका जीवन अब खत्म होने वाला है और उसे रॉयल कॉपिटल की तरफ जाने का सुझाव देता है, जहां उसका एक महल है। कि वो एक नॉबल फैमिली से था और जिसके पास ये तलवार होती है वो उस परिवार का एक मुखिया माना जाता है। स्कल से अपने कैरेक्टर से कहता है कि तलवार उठाओ और घोषणा करो कि तुम ही अगले प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस बनोगे, जो डार्क किंग का अगला वंश होगा। स्कल्स उसे एक सिपाही का जिक्र करता है जिसका नाम बैलेस है, जो जरूर उसका ध्यान रखेगा अगर उसके लड़के की शॉर्ट फाइटिंग स्किल्स देख ली। स्कल्स कहता है कि वो काफी समय से बस एक खाली इंसान बन गया है और उसकी डार्कनेस की शक्ति अब कमजोर हो रही है और इसलिए वो जल्दी ही मर जाएगा। वो लड़के से कहता है, ये दुनिया ठीक नहीं है बच्चे, और तुम्हें इसे बदलने का जिम्मेदारी दे रहा हूँ। लड़का स्कल्स की बॉडी के पास आंसू बहाता है, जो इतनी तेजी से चमक उठते हैं कि स्कल्स भी हैरान रह जाता है, क्योंकि लड़का तो डार्कनेस में पैदा हुआ था, लेकिन उसके आंसू ऐसे रोशनी का आना अनएक्सपेक्टेड था। जाने से पहले स्कल्स कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये सुनकर लड़का अपना एक नया लक्ष्य पाता है, किंग ऑफ डार्कनेस बनने का, और दुनिया को खुश करने का इरादा लेकर वो अपने इस नए सफर के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच बादलों के ऊपर लाइट किंगडम में एक बड़ी सी डार्कनेस की सेना हमला करने की तैयार होती है। लाइट किंगडम की रानी प्रोजेनिटी रूल को अपने पास रखना चाहती है, जो सब रूल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। क्वीन आइरिस अपने सारे पावरफुल हथियारों का इस्तेमाल करके एक मैजिकल बीम चलाती है, जो दुश्मनों की ताकत को काफी कम कर देता है। डार्कनेस के मॉन्स्टर्स इस रूल को पाने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत जरूरी है। सबसे बहादुर सिपाही फ्यूज अपने साथियों के साथ मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ता है, अपनी रानी और उस रूल को बचाने के लिए। वो अपनी जान दांव पे लगा देता है। आइरिस की बहन सीमा, जो एक प्रीस्टेस है, वो अपनी रूल की शक्ति से एक कवच बना लेती है ताकि वो अपने सिपाहियों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सके। जब फाइनली वह मॉन्स्टर वहां से भाग जाते हैं, क्वीन आइरिस अपने महल में वापस चली जाती हैं। यह फ्यूज का छोटा भाई थियो है, अपने बड़े भाई और सीमा का वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। सीमा अपनी चिंता फ्यूज के साथ शेयर करती है और कहती है कि आइरिस किंग ऑफ डार्कनेस को मानने में हिचकिचाना है, कि डार्कनेस पे दुनिया बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है। पर फ्यूज इसे इग्नोर करता है और सीमा दिलासा देती है कि क्वीन आइरिस किंग ऑफ डार्कनेस को मारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरी तरफ आइरिस अपने एक प्रीस्ट से मिलती है और उनके अगले अटैक के बारे में सोच रही होती है, इसलिए वह फैसला करती है कि वो अपनी सेना को और भी अच्छे से ट्रेन करेगी। इसी बीच वो वेनम लड़का डार्क नाइट बैलेस से मिलता है, जो स्कल्स की तलवार उसके हाथों में देखकर सोचता है कि वो एक चोर है। स्कल्स की तलवार वापस लेने के लिए बैलिस उस पर अटैक करने का फैसला लेता है, पर अपना कैरेक्टर उसे बताता है कि स्कल्स मर गया, लेकिन बैलिस गलत समझ लेता है और सोचता है कि इस लड़के ने स्कल्स को मारा है। बैलिस अपने डार्क स्पेल से उस पर हमला करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि लड़का स्कल्स का मुकाबला करने लायक नहीं है, तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। वो लड़का बैलिस को बताता है कि स्कल्स ने उसे अगला किंग ऑफ डार्कनेस बनने की जिम्मेदारी दी है और अपनी शाही तलवार उसे दे दी है, यह वादा लेते हुए कि तुम ही अगले प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस किंग बनोगे। यह सच्चाई समझने के बाद बैलिस से तलवार वापस अंदर रख लेता है और लड़के को स्कल्स के घर की ओर ले जाता है।
दूसरी तरफ लाइट किंगडम के महल में सीमा क्वीन आइरिस को प्रोजेनिटी रूल के सामने प्रे करते हुए देखती है। सीमा मजाक करते हुए कहती है, तुम एक रानी कम प्रीस्टेस ज्यादा लग रही हो, और पूछती है कि क्या पूरी डार्कनेस का राज्य प्रोजेनिटी रूल के पीछे है। आइरिस कंफर्म करती है कि ये सच है और डार्क किंग सबसे ज्यादा अपने स्वार्थ के लिए प्रोजेनिटी रूल को हासिल करना चाहते हैं, जबकि उनके लोग डार्क किंगडम में दुख उठा रहे हैं। आइरिस ये प्रे करती है कि अगला किंग ऑफ डार्कनेस पुराने जमाने की तरह दुनिया में बैलेंस बनाए रखेगा। तभी एक नाइट दौड़ते हुए कमरे में आता है और आइरिस को वेस्टर्न कैपिटल पर हो रहे एक हमले के बारे में बताता है। जो डीमन इस अटैक को लीड कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खतरनाक बॉल था। आइरिस फौरन सीमा फेयोस के साथ मिलकर अपनी सेना तैयार करने का आदेश देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन आइरिस अपनी पूरी जान में उड़ रही होती है और सीमा अपनी टेलीपैथी की मदद से किंगडम के सभी लोगों को इन्फॉर्म करती है कि उनके राज्य में वेस्टर्न कैपिटल के पास खतरनाक मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। ये सुन के सभी नाइट्स तैयार हो जाते हैं बॉल को खत्म करने के लिए, जो इतना शक्तिशाली है कि सभी लोगों के मन में उसका खौफ फैलने लगता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉल उस जगह पे अटैक कर रहा होता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार डालता है। जहां जादूगर छुपने की कोशिश कर रहे थे, बॉल उनकी जगह को तबाह कर रहा होता है। जब बॉल जमीन पर मौजूद सेना को अपने पैरों से कुचलने वाला होता है, तभी एक शानदार और कूल सा एल्फ लीडर जिसका नाम लॉर्ड एलेंसिया उसे रोक देता है। एक स्कॉट जादूगर और सिपाहियों के साथ मिलकर एलेंसिया श्रिफ्ट्स की ताकत से बॉल पर हमला करता है और उस पर कुछ अटैक भी कर पाता है। भले ही बॉल पर इसका कोई असर नहीं होता और वह श्रिफ्ट्स के साथ लड़ने लगता है। एलेंसिया बॉल की ताकत देखकर हैरान हो जाता है और अपने अगले अटैक के बारे में सोचता है। लेकिन तभी अचानक किंगडम ऑफ लाइट की क्वीन आइरिस लड़ाई के मैदान में आकर बॉल को सीधा चैलेंज कर देती है। क्वीन आइरिस अपनी तलवार को लूल की शक्ति से चार्ज करती है और बॉल के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन बॉल उस अटैक को बर्दाश्त कर लेता है। फिर बॉल अपने एक ही अटैक से सबको धूल में बदल देता है। दूसरी तरफ मैसेंजर और सिपाहियों की स्क्वाड डार्क आर्मी की सेना से मिलती है, जो अपने आप को भागे हुए सिपाही बताते हैं। उन्हें कहा गया था कि उन्हें जबरदस्ती जंग में धकेल दिया गया था। वो अपने हथियार गिराकर घुटनों के बल गिर पड़ते हैं, लेकिन तभी उनमें से ही किसी में डार्कनेस की असली शक्ति जाग उठती है और वो उस स्क्वाड पे अटैक कर देते हैं। अचानक और भी सोल्जर जो डार्कनेस की शक्ति से प्रभावित थे, उस घने जंगल से निकलकर स्क्वाड को घेर लेते हैं। सभी लोग कमजोर पड़ने लगते हैं और यहाँ तक कि रानी बॉल के सामने बिल्कुल लाचार बन चुकी थी। वो लूल से और भी शक्ति समन करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेंसिया उसे याद दिलाता है कि रूल पर ज्यादा दबाव डालने से खतरा हो सकता है। एलेंसिया रानी को अपनी सिर्फ की सपोर्ट देता है, पर बॉल यह देखकर डिसपॉइंट हो जाता है और इस लड़ाई को छोड़कर चला जाता है। वहां हमें ये पता चलता है कि बॉल असल में सिर्फ एक मजेदार लड़ाई के लिए शहर को तबाह कर रहा था, उसका कोई और दूसरा मकसद नहीं था। सुबह का उजाला छा जाता है और रानी अपने घायल सिपाहियों को देखती है। तभी सीमा वहां आती है, जो उसे इस हमले के बारे में अच्छे से बताने लगती है। दूसरी तरफ डार्क किंगडम के और भी राजा महाराजा आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। जब किंग ऑफ डार्क अपने महल में वापस आता है, तो वो बेलिस से बात करता है और अपने सपनों के बारे में उसे बताने लगता है, जो पूरी दुनिया को अंधेरे से ढांक देना है। हाँ, शायद क्योंकि उसे अपने मोबाइल का डार्क मोड कुछ ज्यादा ही पसंद है। वो कहता है कि लाइट किंगडम के साथ मिलकर जीने का एक पागल सोच है, क्योंकि अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार डालेगा और वो अपने अगले वंश के लिए सफलता की प्रे करता है। जब बेलिस से अपने घर वापस आता है, तो हमारा बेनाम जमीन खोदने वाला बेलिस के ड्राइंग रूम में बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलिस का काम किंग ऑफ डार्कनेस के लिए जितने भी पॉसिबल सक्सेसर होंगे उनका ध्यान रखना, और उसी की तरह वो हमारे हीरो बेनाम का भी ख्याल रखता है। बेलिस उसे समझाता है कि किंग बनने के लिए सिर्फ तलवार चलाना काफी नहीं होगा, बल्कि ज्ञान भी जरूरी होगा। वो कहता है जो भी बकवास तरीके से बात करता है वो किंग बनने के लायक नहीं है, और इसलिए उस लड़के को अपने बोलने का अंदाज को सुधारना चाहिए। साथ ही उसे किताबें पढ़नी चाहिए जो उसे एक राज्य को संभालने की जरूरी जानकारी दे सकती हैं।
वक्त के साथ हम देखते हैं कि हमारा हीरो बेलिस के साथ तलवार चलाना सीख रहा होता है और साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी दिलचस्पी ले रहा होता है। अपने इलाकों में छोटे मोटे काम करके लोगों की मदद भी करता है। धीरे धीरे वो लड़का थोड़ा मजबूत हो जाता है और उसे स्कल्स के कपड़े दिए जाते हैं जो स्कल्स ने उसी उम्र में पहने थे जब वह उस लड़के जितना छोटा था। अब हम उस थ्रोन पे बैठने लायक एक दूसरे कैंडिडेट को देखते हैं जिसका नाम लेडी गजोरा है, जो अपने आर्मी के साथ मैदान में आती है। उसका सामना 3 मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर से होता है जिसने लेडी गजोरा ने अपनी आंख से आसानी से जलाकर राख कर दिया था। अपने काम में गर्व करते हुए लेडी गजोरा खुद में ही खो जाती है, लेकिन तभी एक बचा हुआ बीस्ट उन पर हमला कर देता है। पर लेडी गजोरा को उस अटैक के लिए तैयार होने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन ठीक उसी वक्त हमारा हीरो आकर उस बीस्ट को अपनी तलवार से काट देता है। लेडी गजोरा हीरो की हैंडसम शक्ल से इतनी इम्प्रेस होती है कि वो एक पल के लिए बेहोश हो जाती है। जब उसके पास सिपाही उसे होश में लाते हैं तो वो हीरो को एक रात के समय एक लॉकर वाल में इनवाइट करती है ताकि वो उसके कुछ बातें कर सके। रात को लेडी गजोरा हमारे हीरो को बता रही होती है कि भविष्य में उसे क्या उम्मीदें हैं। वो कहती है कि अगर हमारा हीरो मेहनत करेगा तो उसे सच्चा प्रिंस ऑफ डार्कनेस बनाया जाएगा और उसे एक खास तलवार भी दी जाएगी जिससे वह शहर में घूमने के लिए स्वैप भी कर सकता है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि एक लाल बालों वाला आदमी जिसका नाम एडल है उनकी बातचीत चुपकर सुन रहा होता है। इसी दौरान आसमान के महल में क्वीन आइरिस हाल ही में हुए इस अटैक के बारे में जांच कर रही होती है। उसे डार्कनेस से प्रभावित उन इंसानों के बारे में जानकर अजीब लगता है और आइरिस की सोच उन दिनों की तरफ चली जाती है जब वो रानी बन गई थी और वो और उसकी बहन सीमा दोनों भी थ्रोन पर बैठने के लिए काबिल थे। लेकिन दोनों के बीच कोई जलन नहीं थी क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि उन दोनों के बीच जो भी चुना जाएगा दोनों एक दूसरे से नाराज नहीं होंगे। एक दिन रानी ने दोनों बहनों को एक टेस्ट के लिए बुलाया, लेकिन उसने तब कोई फैसला नहीं किया था। बाद में सीमा ने रानी बनने की जिम्मेदारी के बारे में बात की और आइरिस को डिनर के लिए इनवाइट किया। यह भी बताया कि उनका दोस्त फेयोज उनसे मिलने के लिए उत्सुक है। आइरिस ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि वो भी फेयोज से मिलने के लिए एक्साइटेड है। वैसे वो काफ़ी समय से उससे नहीं मिली थी। उस रात डिनर के बाद फेयोज आइरिस को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में आइरिस फेयोज से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो एक अच्छी रानी बन सकती है। फेयोज सीधे जवाब नहीं देता लेकिन वादा करता है कि चाहे कोई भी रानी बने वो उसके लिए तलवार की तरह वफादार रहेगा। अगले दिन आइरिस अपने मन में डाउट्स लेकर दूर आसमान की तरफ देख रही होती है जब अचानक एक डार्कनेस की बुरी शक्ति उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कोई गॉडेस आसपास नहीं होते तो आइरिस प्रोजेनिटी रूल से थोड़ी शक्ति मांगती है। इस पावर का इस्तेमाल करके वो उस डार्क एजेंटी को मार गिराती है जो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंट को बूस्ट कर देता है। अचानक प्रोजेनिटी रूल उसे बातचीत करने लगता है और उसे थ्रोन का असली सक्सेसर घोषित कर देता है। ये सुनकर आइरिस अपने आप से वादा करती है कि वो एक शानदार रानी बनेगी और अपनी सभी ड्यूटी निभाएगी, चाहे इस रास्ते में कितनी भी कुर्बानी देना पड़े। वो सब कुछ करेगी ताकि दुनिया में लाइट और डार्क के बीच बैलेंस बना रहे। आज के समय में डार्क किंगडम में हमारा हीरो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। निकलने से पहले वो वेलिस से पूछता है कि क्या वो टूर्नामेंट में आएगा, पर वेलिस से मना कर देता है और बताता है कि उसे किंग के कुछ काम संभालने हैं। फिर भी वेलेस अपने हीरो में पूरी उम्मीद जताता है कि स्कल्स के परिवार का सदस्य ये कंपटीशन जरूर जीतेगा। हीरो वेलेस का शुक्रिया अदा करता है और टूर्नामेंट के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद हमारा हीरो कॉलेजियम में पहुंच जाता है जहां वो सभी कैंडिडेट देखता है जो किंग ऑफ डार्कनेस बनना चाहते हैं और वो आपस में लड़ेंगे अरीना में। लेडी गजोरा टूर्नामेंट के रूल्स बताती है और वो होते हैं पार्टिसिपेंट को सबसे इविल क्रिएचर को हराना होगा और अगले राउंड के लिए खड़ा रहना होगा। फिर वो बताती है कि विनर के नाम के तौर पर एक लेजेंडरी शॉट दी जाएगी जिसे द ग्रेट शॉट ऑफ द ब्लैक कहा जाता है और सिर्फ अगला किंग ही इस तलवार को चला सकता है।
टूर्नामेंट शुरू होता है और वो जवान कॉम्पिटिटर एक के बाद एक खतरनाक बीस्ट का सामना करते हैं जिन्हें वो आसानी से हरा देते हैं। लेकिन एक कैंडिडेट एक मॉन्स्टर को हरा नहीं पाता जो उसकी तरफ जा रहा होता है। बाकी कॉम्पिटिटर्स इस दौरान मजे ले रहे होते हैं क्योंकि कंपटीशन में अब कम लोग बचे हैं। लेकिन हमारा वो बेनाम लड़का तुरंत एक्शन में आ जाता है और उस कॉन्टेस्ट की जान बचा लेता है। ये देखकर बाकी कंटेस्ट गुस्से में आ जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उन्हें कंपटीशन के टफ बनाना है। फिर टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स बैटलफील्ड पर एक साइक्लॉप्स को छोड़ देते हैं। काफी कंटेस्टेंट इस तरह अपने साइक्लॉप के हाथों मारे जाते हैं, लेकिन हमारा हीरो नहीं। बैलेस से सीखी गई अपनी सभी स्किल्स का यूज करते हुए वो साइक्लॉप्स को आसानी से मार गिराता है। इस तरह टूर्नामेंट का पहला राउंड खत्म होता है और सिर्फ 2 ही कॉम्पिटिटर्स बचे हुए हैं, हमारा हीरो और एडल, वो लाल बालों वाला लड़का जो पहले उनकी बातचीत सुन रहा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एडल थ्रोन पर बैठने लायक एक टफ कैंडिडेट है। फाइनल बैटल से पहले दोनों फाइनल राउंड में थोड़ा आराम कर रहे होते हैं और बातचीत करते हैं। इसी दौरान एडल हमारे हीरो का मजाक उड़ाने लगता है कि राउंड के पहले उसने कंटेस्ट की जान बचाई थी। एडल उसे एक कमजोर समझता है और कहता है कि एक फ्यूचर डार्क किंग को किसी पर तरस नहीं खाना चाहिए और कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन हमारा हीरो इस बात से सहमत नहीं होता और उसका मानना है कि लोगों की रक्षा करना सबसे जरूरी काम है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ही अपने अपने विचार रखने के बाद वो फाइनल बैटल के लिए तैयार होते हैं। एक एक टफ स्ट्रगल के बाद बेनाम लड़का अपनी सभी स्किल्स का यूज करके एडल की तलवार को दूर फेंक देता है और उसे एक कोने में खड़ा कर देता है। लेकिन जब उसके पास मौका होता है अपना आखिरी हमला करने का, वो ऐसा नहीं करता। एडल हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो उसे क्यों नहीं मार रहा। तो हमारा हीरो समझ जाता है कि वो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाएगा और उसका वादा यह है कि वो डार्क किंग बनके दुनिया में शांति लाएगा और सबकी मदद करेगा। एडल उसके इस नमूने बर्ताव से तंग आकर अपनी तलवार वापस उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उसे फिर से मुश्किल हालत में डाल देता है। फाइनली एडल हार मान लेता है और यह लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाती है। जैसे ही बैटल खत्म होती है, लेडी गजोरा लड़के को हकदार डार्क प्रिंस घोषित कर देती है और उसे इस ट्रॉन का असली सक्सेसर बनाती है। अवार्ड सेरेमनी के बाद बेनाम लड़के को उसका इनाम मिलता है, वो लेजेंडरी ब्लैक स्क्वाड। एडल अपने आप को उस लड़के से इंट्रोड्यूस करता है और उसे अपनी सोच बनाए रखने की गुजारिश करता है। बाद में बैलेस से बेनाम लड़के से मिलता है और उसे टूर्नामेंट जीतने की बधाई देता है। फिर वो उस लड़के को एक खास मिशन देता है जो सिर्फ डार्क प्रिंस कर सकता है, और वो होता है कि उसे एक संदेशा लाइट किंगडम की क्वीन तक पहुंचाना है। हमारा हीरो इस टास्क को एक्सेप्ट करता है, पर वो यह भी जानता है कि वो अकेला नहीं जाएगा। एडल, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कैंडिडेट था, इस मिशन के लिए उसको साथ चलेगा। अगले दिन एडल और बेनाम लड़का एक जादुई चीज पर लाइट किंगडम के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में एडल उसे याद दिलाता है कि लाइट और डार्क किंगडम के बीच जंग चल रही है, इसलिए एक संदेशा देना उतना आसान नहीं होगा। अगर उनकी किस्मत टट्टी निकले तो उन दोनों को सबसे पहले मारा भी जा सकता है। क्योंकि वो किंगडम के लोग हैं, इसलिए एडल फैसला करता है कि वो खुद ज्यादा खतरनाक रोल निभाएगा, यानी कि एक पब्लिक मैसेंजर बने के, ताकि हमारे नए प्रिंसेस की जान को कुछ खतरा ना हो। जब बेनाम लड़के को भविष्य का किंग ऑफ डार्कनेस बनने की उम्मीद थी, एडल उससे कहता है कि वो उसके बॉडीगार्ड का रोल निभाएगा, जो थोड़ा कम डिमांडिंग तो है पर वो ज्यादा खतरनाक है। गजोरा एडल के अचानक इस दोस्ती वाले स्वभाव से हैरान हो जाती है। कुछ घंटों के सफर के बाद वो अपने मंजिल पर पहुंचते हैं और वहां उनका सामना फेहोज से होता है। शुरू में जनरल फेहोज उन्हें नफरत के साथ पेश आते हैं, जिसकी वजह से बेनाम लड़के को अपनी तलवार दिखानी पड़ती है। लेकिन एडल अपनी अकल का इस्तेमाल करके सिचुएशन को संभाल लेता है और उनकी पहली मुलाकात में ही बुरा बिहेव करने के लिए माफ़ी मांगता है। जब माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, एडल फेवोज से गुजारिश करता है कि वो उन्हें क्यून के पास ले चलें, क्योंकि उनके पास किंग ऑफ डार्कनेस का एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो उन तक पहुंचाना जरूरी है। पहले तो फेहोज अपने शक के बावजूद सोचता है, फिर सोचने के बाद फेहोज इस रास्ते की मंजूरी दे देता है और उन्हें पैलेस तक गाइड करता है ताकि वह अपना मैसेज पहुंचा सकें। कुछ देर के बाद हमारा हीरो पहली बार के लिए क्वीन आइरिस से मिलता है।
और हमारा लड़का तुरंत क्यून की खूबसूरती से दीवाना हो जाता है। फिर क्यून और एडल जो डार्क किंग के बॉडीगार्ड के रूप में थे उस लेटर के बारे में बात करते हैं। डार्क किंग एक कॉन्टैक्ट बनाने की इच्छा रखते हैं ताकि बॉल को हरा सकें जो डिटेक्शन का अवतार है। डार्क किंग एक कॉन्टैक्ट बनाने की इच्छा रखते हैं ताकि बॉल को हरा सकें जो डिस्ट्रैक्शन का अवतार है। बॉल लाइट और डार्क दोनों किंगडम में ही आकर तबाही मचा रहा था। आइरिस इस कॉन्टैक्ट को लेकर इतनी श्योर नहीं थी कि डार्क किंग अपने धोखा देने वाली एबिलिटी के लिए मशहूर थे। आइरिस को लगता था कि अगर बॉल का काम खत्म हो जाए तो डार्क किंग लाइट किंगडम की परेशानी हो सकती है, पर बेनाम लड़का फिर उसे समझाता है कि अगर किंग ऑफ डार्कनेस इतना पागल नहीं होगा। इसके बाद एडल आइरिस को बताता है कि किंग ने जल्दी ही अपना सिंहासन छोड़ने का फैसला किया है और अगला सक्सेसर शायद अभी के किंग जितना अनफ्रेंडली नहीं होगा। सभी जानकारी मिलने के बाद आइरिस अपने फैसले पर विचार करती है। अगले दिन फेयोस एडल और बेनाम लड़के को गेस्ट रूम तक ले जाता है। बेनाम लड़का फेयोस से क्यून आइरिस के बारे में पूछता है, लेकिन फेयोस तुरंत उसे चुप करा देता है क्योंकि वो डार्क किंगडम के लोगों से नफरत करता था। जाने से पहले फेयोस उन्हें याद दिलाता है कि वो दोनों लाइट के दुश्मन हैं। फेयोस के जाने के बाद एडल हमारे लड़के को याद दिलाता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए। एडल को लगता है कि उसका और बेनाम लड़के का बुरी तरह से भेदभाव किया जा रहा है जब से उन्हें किंगडम ऑफ लाइट में कदम रखा है। लेकिन हमारा लड़का पॉइंट आउट करता है कि क्यून आइरिस ऐसी रानी नहीं है और वो बाकी लोगों से अलग है। और बेनाम लड़के की इसी बात को सुनकर एडल को उम्मीद है कि क्यून उनके हक में फैसला करेगी। अगले दिन एडल और बेनाम लड़का क्यून के फैसले को सुनने के लिए जाते हैं। फैसला सुनने से पहले आइरिस हमारे हीरो से एक सवाल पूछती है जो एडल को हैरान कर देता है। आइरिस पूछती है कि डार्क किंगडम के लोग इस कॉन्टेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, जिसके जवाब में हमारा लड़का बताता है कि डार्क किंगडम के लोग बॉल के हाथों मरना नहीं चाहते और उसे ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों किंगडम के लोगों की जान बचा सकता है। ये सुनने के बाद आइरिस फैसला कर लेती है कि वो डार्क किंगडम के साथ मिलकर बॉल को मारने के लिए सपोर्ट देगी, दोनों किंगडम के लोगों के फायदे के लिए। अगले दिन आइरिस डार्क किंगडम के लिए रवाना होती है ताकि इस नए कॉन्ट्रैक्ट पर अपना फैसला सुना सके। किंग ऑफ डार्कनेस के साथ लाइट किंगडम के पैलेस में फेयोस सीमा को बताती है कि क्यून आइरिस डार्क किंगडम के लिए निकल चुकी है। फेयोस ये भी रिवील करता है कि जब तक क्यून वहाँ हैं एडल और बेनाम लड़के को उनके यहाँ पूछताछ के लिए रखा जाएगा। सीमा को डर होता है कि क्यून के ना होने पर एडल और बेनाम लड़के को किंगडम पर अटैक करने का मौका मिल सकता है, लेकिन फेयोस उसे तसल्ली देता है कि वो पैलेस की देखभाल करेगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। फेयोस को यह भी लगता है कि एडल और बेनाम लड़के दोस्ती करने के लायक हैं और उन पर यकीन किया जा सकता है। इसी बीच डार्क किंगडम में डार्क किंग की आर्मी बॉल के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो रही होती है और हमेशा की तरह बेलिस और गजोरा आर्मी की कमांड संभालते हैं। लेकिन अचानक बॉल वहां आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। बेलिस अपनी सेना को रीड करता है लेकिन बाल उनके सिपाहियों को मक्खियों की तरह उड़ा देता है। बाल की शक्ति देखकर आइरिस हैरान हो जाती है जबकि बॉल उनके कमजोर होने पर मजे लेता है। बेलिस और गजोरा अपने रॉक मैजिक से बाल पर हमला करते हैं, लेकिन बाल आसानी से उससे बच के गजोरा को मारने के लिए दौड़ता है। गजोरा अपने पावर्स का इस्तेमाल करके एक बहुत ही पावरफुल एरो बनाती है, लेकिन बाल पर इसका भी कोई असर नहीं होता। डार्क आर्मी अपनी पूरी ताकत से बाल के खिलाफ लड़ती है, लेकिन वो सब हार जाते हैं। आखिर में सिर्फ बेलिस और गजोरा ही बचे रहते हैं जो अब सभी की आखिरी उम्मीद बनकर खड़े हैं। गजोरा एक और ब्लास्ट भेजने की कोशिश करती है जबकि बेलिस अपने तलवारों को बुलाता है। दोनों ही अपनी फुल पावर से लड़ते हैं, लेकिन बॉल के सामने उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। बॉल एक जोरदार आवाज निकालता है जिससे बेलिस और गजोरा हिल भी नहीं पाते और उनकी जान खतरे में आ जाती है। अचानक डार्क किंग खुद बीच में आ जाता है और अपने तो बचे हुए वॉरियर्स को प्रोटेक्ट करता है। जब डार्क किंग और बॉल अपना आमना सामना होता है, डार्क किंग काफी कॉन्फिडेंट होता है कि बॉल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। किंग ताकतवर बॉल पर अपने अटैक्स करता है लेकिन बॉल उन्हें आसानी से रोक देता है और डार्क किंग को बोलता है
कि वो अपने इस बड़े टाइटल के लायक नहीं हैं। इसी बीच क्वीन आइरिस प्रेजेंटी रूल को अपने पावर्स का इस्तेमाल करके बॉल को बांध लेती है। ये देखकर डार्क किंग को एक मौका मिल जाता है और बॉल के हमेशा के लिए टार्डस नाम के एक वोल्केनो में कैद कर दिया जाता है। जब आसमान बाल के हारने से साफ हो जाता है, आइरिस महसूस करती है कि वो डार्क किंग के सामने खड़ी है और अपने वादे को पूरे करने के बाद आइरिस डार्क किंग को छोड़कर वापस अपने किंगडम के लिए निकल पड़ती है। लाइट किंगडम में सीमा एडल और बेनाम लड़के से मिलती है। एडल उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन सीमा उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। सीमा उससे डार्क किंगडम के लोगों के बारे में पूछती है। एडल बताता है कि डार्क किंगडम के लोगों को लड़ाई नहीं चाहिए, लेकिन जो भी डार्क किंगडम का विरोध करता है उसे मार दिया जाता है, जो उनके किंगडम को एक तरह का जेल बना देता है। अचानक बेनाम लड़का कुछ देखकर तेजी से भागता है, जो सबको हैरान कर देता है। बाहर सीमा नोटिस करती है कि क्वीन आइरिस वापस अपने किंगडम में आ गई है। बेनाम लड़का तेजी से जाकर क्वीन आइरिस को मिलता है, जो थकान के कारण बेहोश होने वाली होती है। किस्मत से हमारा हीरो वक्त पर पहुंच जाता है और आइरिस को गिरने से बचा लेता है। बेहोश होने से थोड़ी देर पहले आइरिस यह बताती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी कर दी है। फेयोस और सीमा उस जगह पर पहुंचते हैं जहां आइरिस बेहोश हो गई थी और सीमा को अंदाजा लग जाता है कि आइरिस ने शायद अपनी पावर्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया होगा, इसलिए वह बेहोश हो गई है। दोनों तुरंत आइरिस को पैलेस ले जाते हैं, जबकि एडल और बेनाम लड़का अपने गेस्ट रूम में वापस चले जाते हैं। पैलेस के अंदर सीमा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके आइरिस को ठीक कर देती है। सीमा बताती है कि आइरिस ने खुद ही प्रोजेनिटी रूल को टेस्ट ताकत का एक जरिया बनाने का फैसला किया था और इसी वजह से वो अपने आप पर ज्यादा जोर डालती है ताकि अपने पावर का सही इस्तेमाल कर सके। यहाँ गेस्ट रूम में एडल रिवील करता है कि सीमा पर बहुत बड़ा क्रश है और एडल ये भी जानता है कि बेनाम लड़की को क्वीन आइरिस पसंद है। बेनाम लड़का गुस्सा हो जाता है कि एडल उसे यह तब क्यों बता रहा है जब आइरिस की तबीयत इतनी खराब है। तभी फेयोस उनके रूम में आता है और उन्हें बॉल के हार की खबर देता है। अपना काम पूरा होने पर एडल फैसला करता है कि अब उसको और बेनाम लड़के को वापस डार्क किंगडम चले जाना चाहिए। इसी बीच डार्क किंगडम में गजोरा अपने घर वापस जा रही होती है ताकि पिछले थका देने वाली लड़ाई के बाद वो थोड़ा रेस्ट कर सके, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात बेलिस से होती है, जो उसे एक मैसेज देता है। उसको उसे किंगडम ऑफ लाइट तक पहुंचाना था। अपने थकान के बावजूद गजोरा इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि इस बहाने वो प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस से मिल सकती है, जिस पर उसे क्रश था। लाइट किंगडम के पैलेस में एडल और बेनाम लड़का वापस से क्वीन आइरिस से मिलते हैं, जो अब तक काफी रिकवर हो चुकी थी। एडल उनका शुक्रिया अदा करता है बॉल को हराने की मदद करने के लिए। एडल आगे बताता है कि उसका इरादा है कि वो डार्क किंग को सजेस्ट करेगा कि वो लाइट किंगडम के साथ लड़ाई बंद कर दे। फेयोस एडल की बातों पर पाउंड करता है कि अगर एडल ने ऐसा कुछ कहा तो उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन एडल को फिर भी लगता है कि उसे उन लोगों की आवाज बंद करके बोलना चाहिए जो डार्क किंगडम में युद्ध नहीं चाहते। तभी एक गार्ड लाइट किंगडम की रानी के पास आकर उन्हें इन्फॉर्मेशन करता है कि डार्क किंगडम से एक मैसेंजर आया है। गजोरा रूम में एंटर करती है और रानी को बताती है डार्क किंग ने रिस्पेक्ट की है कि दोनों किंगडम के बीच एक शांति का माहौल तब तक बना रहेगा जब तक डार्क किंगडम में बॉल के अटैक्स का नुकसान रिपेयर नहीं हो जाता। क्वीन आइरिस इस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब आइरिस गजोरा एडल और बेनाम लड़के को पैलेस में मेहमान बनकर रखने का फैसला करती है। क्वीन आइरिस बताती है क्वीन आइरिस डिसाइड करती है कि वो तीनों को लाइट किंगडम के पास घुमाएगी और पूरे राज्य को दिखाएगी। क्वीन आइरिस अपने मेहमानों को थियो से मिलवाती है, जो इनिशियली थोड़ा डरा होता है क्योंकि उसे लगता है कि यह लोग डार्क किंगडम के एनिमीज हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हमारा हीरो एडल और गजोरा फ्रेंडली हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है। थियो असल में वहाँ के जो जख्मी और क्यूट मॉन्स्टर्स थे, जिनको स्टार तानुकी कहा जाता है, उनको हील करने की कोशिश कर रहा था। उसका बड़ा भाई फ्यूज ये देखकर हैरान रह जाता है कि थियो हीलिंग म्यूजिक का यूज कर सकता है। थियो बताता है कि उसने ये मैजिक सीमा से सीखा था। गजोरा ऑब्जर्व करती है कि लाइट किंगडम के स्टार तानुकी कितने अच्छे स्वभाव वाले हैं, जबकि डार्क किंगडम में ये बिल्कुल बदमाश और शैतान होते हैं। फेहोस हंस के कहता है
कि डार्क किंगडम के लोग खुद भी सिर के पांव तक काले कपड़े पहनते हैं। इस पर एडल रिप्लाई करता है कि लाइट किंगडम के लोग सफेद ड्रेस पहनते हैं, और ऐसे ही इन दोनों किंगडम के अलग अलग फैशन स्टाइल की बातें करके सभी लोग हंसने लगते हैं। गजोरा सजेस्ट करती है क्यों ना वो अपनी ड्रेस एक्सचेंज कर ले, और सीमा भी इस आइडिया को सपोर्ट करती है। सबसे पहले फेयोस और एडल अपने कपड़े बदलते हैं। जब फेयोस एडल के कपड़े पहनता है जो थोड़ा हॉट होता है, तो उसका ड्रेस मतलब जो उसका कूल सिक्स पैक्स वाली बॉडी है, तो वो और ज्यादा अच्छे से दिखने लायक हो जाती है। और अब सब फिर से हंस पड़ते हैं। एडल दूसरी तरफ ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता उस आर्मर को पहनने के लिए। गजोरा फिर डिसाइड करती है कि वो आयरिस के साथ ड्रेस एक्सचेंज करेगी, लेकिन सीमा उसे बताती है कि डार्क किंगडम का कोई भी मेंबर कि उनका ड्रेस नहीं पहन सकता। इसलिए गरोजा अपना ड्रेस आयरिस को दे देती है और खुद एक टॉवल से लपेट लेती है। जब आयरिस गजोरा का ड्रेस पहनती है तो वो उस पर थोड़ा लूज लगता है, क्योंकि आयरिस गजोरा जितनी बड़ी नहीं है। फिर सीमा और गजोरा अपने कपड़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों बाहर जाकर लड़कों को ओपिनियन लेने का डिसाइड करने का मौका देते हैं। एडल हमारे हीरो के कंधे पर हाथ रखकर उनमें से एक चूज करने को कहता है, पर हमारा लड़का शर्माकर उलझा हुआ जवाब देता है। फिर सभी लोग चेस खेलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मजे की बात यह होती है कि उनका कमांडर फ्यूज सबसे बार बार हार रहा होता है। अब ऐसे ही टाइम वेस्ट करते करते सबको भूख लग जाती है, तो सीमा सजेस्ट करती है कि सभी लोग मिलकर बढ़िया सा डिनर करते हैं। सीमा सबके लिए खाना बनाती है और गजोरा भी कुछ खाना प्रेजेंट करता है जो वो डार्क किंगडम से लाया था। एडल को लाइट किंगडम का खाना थोड़ा प्लेन लगता है, और हमारा हीरो और गजोरा भी इस बात को एग्री करते हैं कि खाने में थोड़ा मसाला होना चाहिए था। जब आइरिस, थियो, फ्योज और सीमा गजोरों का खाना टेस्ट करते हैं तो उन्हें ये बहुत ज्यादा नमकीन लगता है। सीमा को तब एहसास होता है कि डार्क किंगडम का खाना ज्यादा ही मसालेदार होता है, तो इसलिए हमारा हीरो गजोरा और सीमा के खाने को मिला देता है, जो उनके टेस्ट के लिए परफेक्ट बन जाता है। बाकी के लोग भी उसकी तरह मिक्स करके खाते हैं और उसके टेस्ट से चौंक जाते हैं कि डार्क और लाइट किंगडम के खाने का परफेक्ट मिक्सचर बन गया था। वो डिलीशियस से खाना खाकर खत्म करके बाद में फेरोज और सीमा बातें करते हैं कि आइरिस के हाथों से चुनी गई सब्जियां बहुत ही टेस्टी थी। तो आइरिस फिर से प्लान करती है कि अगले दिन सब लोग मिलकर वो सब्जी लेने जाएंगे। गजोरा हमारे हीरो की तारीफ कर देती है और थोड़ा जेलस महसूस करती है जब उसे पता चलता है कि वो आइरिस के प्यार में पड़ रहा है। रात को गजोरा महल के बाहर सैर कर रही होती है और देखती है कि हमारा हीरो इतनी रात को अब तक जाग रहा है, तो वो चुपके से उसकी बातें सुनने के लिए आगे बढ़ती है ताकि क्यून आइरिस के लिए जो उसके ख्याल हैं वो जान सके। हमारा लड़का यह बात शेयर करता है कि अब उसे एहसास हो रहा है कि क्यून आइरिस भी किसी और आम इंसान की तरह ही है। गजोरा इस पर जवाब देती है कि हमारा हीरो भी तो आम इंसान ही है, वो कौन सा अलग है, कि जब तक हमारा लड़का प्रिंस है वो उसके साथ रहेगी। जब वो नया डार्क किंग बनेगा तब वो भी उसको सपोर्ट करेगी, और हमारा हीरो गजोरा की सपोर्ट के लिए खुशकिस्मत होता है। तो दोस्तों, यहाँ से होता है हमारा एपिसोड खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।